ठीक है, तो आपको ये पता है कि हम लोग पिछले क्लास में आपके जो चौथा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में काफी कुछ पढ़ा, काफी कंसेप्ट सीखे और काफी क्वेश्चन भी किया। तो उसके आगे की चीज आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए लास्ट क्लास में आपको ये बताया गया था कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है वो एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। मतलब अगर मैं कहूं, एक क्वेश्चन भी आपको कराया गया था कि अगर 9x + 7y = 63 का आप ग्राफ अगर खींच रहे थे तो आपको एक सरल रेखा दिख रही थी, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा था। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको खींचना हो x = 5, है ना, इस तरीके से, तो मुझे ये बताइए कि x = 5 ये एक समीकरण है या नहीं। तो आप बोलोगे सर ये समीकरण तो है क्योंकि LHS = RHS है, बीच में इक्वल टू का साइन है। ठीक है, ये एक सरल रेखा है। उसके बाद सॉरी, ये एक समीकरण है। ठीक है, x = 5 क्या है, एक समीकरण है। ठीक, उसके बाद आप ये भी बोलोगे कि सर ये रैखिक समीकरण है क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। ठीक है, मैक्सिमम पावर 1 है इसलिए क्या है, रैखिक समीकरण। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो आप बोलोगे नहीं सर इसमें दो चर नहीं दिख रहा, सिर्फ एक चर दिख रहा है ना। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है, फिर भी यह जो होगा यह एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो x = 5 जो होगा एक चर वाला रैखिक समीकरण है और रैखिक समीकरण है इसलिए यह भी क्या होगा, एक सरल रेखा को ही रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए, ये एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। फिर सीखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हो आप लोग। ये समझ में आया कि यह क्या होगा, एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से अगर हम बोलो कि y = 3 क्या होगा, एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, तो आप बोलोगे सर यह भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो यह भी y = 3 भी एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए अब यहां से कुछ पॉइंट्स है जो सीधे सीधे आपको याद रखनी है। ठीक है, नोट कीजिएगा सभी लोग जल्दी जल्दी अपने कॉपी में। पहला पॉइंट ये नोट करके रखना है कि अगर कभी भी आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है x बराबर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ए का मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर है, अचर लिखा हुआ है ना, कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, मतलब x = 5, x = 6, x = -3, कुछ भी लिखा हुआ है, तो x बराबर कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है तो यह क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। ये नोट कीजिएगा जल्दी से, ये कैसा सरल रेखा होगा इसके बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि यह जो भी रेखा होगी वाई अक्ष के समांतर होगा, मतलब वाई एक्सिस के समांतर होगा, है ना। सारी चीज अभी सिखाई जाएगी, पहले कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लीजिए। वाई अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, तो x = 1 किसके समांतर हुआ, वाई अक्ष के समांतर हुआ। तो अगर अब मैं बोलूं कि y बराबर कोई नंबर अगर लिखा हुआ है, y किसी नंबर के बराबर है, तो यह भी एक सरल रेखा होगा। ठीक है, यह भी एक सरल रेखा होगा। और मुझे बताइए कि यह किसके समांतर होगा, y = k। अगर x बराबर कोई नंबर है तो वो y एक्सिस के समांतर है, तो y बराबर कोई नंबर रहेगा तो वो x एक्सिस के समांतर रहेगा, है ना। तो ये x अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये x अक्ष के समांतर हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है, पहले ये नोट कर लिया सभी ने, कितना बताइए, ये नोट कर लिया। इसके बाद उदाहरण से समझेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, ठीक है, तो ये नोट कर लिया आपने, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। मान लो अगर आपको बोल दिया जाए कि ग्राफ खींचिए x = 5 का, अगर मैं बोल रहा हूं x = 5 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, इसका आलेख आपको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि x = 5 ये किसके समांतर होगा, पैरेलल होगा x एक्सिस के या पैरेलल होगा y एक्सिस के, मुझे ये बताइए। x = 5 किसके समांतर होगा, सबसे पहले आपको यही दिमाग में रखना होगा कि x के समांतर होगा कि y के समांतर होगा। आप सीधे बोलोगे कि सर x किसी नंबर के बराबर है तो y के समांतर होगा, ऊपर लिखा हुआ है ना। तो x किसी नंबर के बराबर है तो आप बोलोगे y एक्सिस के समांतर है, पैरेलल टू y एक्सिस। अब यहां से मैं एक एक्सिस खींच रहा हूं, ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सिस बनाते हो ना। ये हुआ हमारे पास x एक्सिस, ये हुआ वहां पर y एक्सिस, सॉरी, इसको आप लिखोगे x' नेगेटिव साइड, ये होता है हमारे पास y और ये होता है हमारे पास y'। ठीक है, यहां पर आप नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5। ठीक है,
यहां पर मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, यहां पर नंबरिंग कर दे रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहां पर भी नंबरिंग कर रहा हूं -1, -2, -3, -4। ठीक है, -5। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब इसको मैं लिख के बना ले रहा हूं यहां पे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, यहां से इस वाले इक्वेशन को आपने देखा, इसको देखते ही आपने समझ लिया कि x बराबर 5 है तो y के समांतर होगा। ठीक है, y के समांतर होने का मतलब एक खड़ा लाइन होगा, है ना। y एक्सिस के समांतर आप लाइन कैसे खींचोगे? अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y के समांतर सारी लाइन इस तरीके से खड़ी रेखा होगी। अगर मैं x एक्सिस के समांतर बोलूं तो इस तरीके से आप खींचोगे, बड़ी रेखा खींचोगे, है ना। तो y के समांतर मतलब एक खड़ी रेखा होगी, वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है, खड़ी रेखा होगी। अब कहां पर आप खींचोगे? x जहां पर 5 के बराबर है, तो x 5 के बराबर कहां पर है? x पॉजिटिव 5 यहां पर है ना। तो x का 5 यहां पर दिखेगा, और यहां पर एक लाइन आपको खींचना है जो y एक्सिस के पैरेलल है ना, y एक्सिस के समांतर है। तो कुछ इस प्रकार से आप खींच दोगे। ठीक है, तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, है ना, यही है हमारा x बराबर 5। ये समझ में आया? काफी आसान है, इतना क्लियर है। क्या किया? सबसे पहले ये डिसाइड किया कि x बराबर 5 जो है y एक्सिस के समांतर होगा। y एक्सिस के समांतर कहां पर? जहां पर भी x 5 के बराबर है वहां पर एक खड़ी रेखा खींच दोगे y के पैरेलल, है ना। y के पैरेलल मतलब एक खड़ी रेखा हो जाएगी। इतना क्लियर है? चलिए अब देखिए, और दूसरे उदाहरण से अगर कुछ डाउट भी रह गया तो यहां से आपको समझना है। ठीक है, कोई भी डाउट अगर आपका रह गया तो कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं ठीक, देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप खींचो 2y+4 बराबर 0। ठीक है, इसका ग्राफ खींचने के लिए आपको बोला जा रहा है। क्या बोला गया? 2y+4 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। 2y+4 बराबर 0 का ग्राफ खींचने के लिए आप इसे सोल्व करोगे। आपको जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2y बराबर कितने के बराबर? -4 के बराबर, यानी y का मान -2 के बराबर। इतना क्लियर है? y का मान -2 के बराबर, -4/2 करोगे। ठीक है, यहां से आप करोगे -4/2 और मिल जाएगा आपको -2। तो यहां से क्या मिला? y बराबर -2। अब y किसी नंबर के बराबर है। अब ध्यान से सुनिएगा, y अगर किसी नंबर के बराबर है तो इसका जो ग्राफ होगा वो किस एक्सिस के समांतर होगा? x के या y के? ये बताइए। सबसे पहले ये डिसाइड करना है, y अगर किसी नंबर के बराबर है तो ये किसके समांतर होगा? x एक्सिस के समांतर होगा या y एक्सिस के समांतर होगा? आप बोलोगे सर ये x के समांतर होगा, x एक्सिस के समांतर होगा। ये अपने दिमाग में आपको सोच लेना है कि x के समांतर होगा। अब x के समांतर कहां पर? जहां पर भी y -2 है। ठीक है, y -2 कहां पर है? ऊपर की तरफ a या नीचे की तरफ? ये बताइए b। y एक्सिस पे होगा। y का -2 कहां पर होगा? ऊपर में या नीचे में? तो आप बोलोगे सर नीचे में होगा, नेगेटिव साइड में। ठीक है, तो आप बोलोगे b, यानी y -2 जहां पर भी है, y का बस -2 आपको खोज लेना है। ठीक है, y -2 यहां पर है, और यहां से x के पैरेलल एक लाइन खींच देना है। तो x के पैरेलल आप कैसे खींचोगे? तो आप इस तरीके से खींच दोगे, है ना। तो आप इस तरीके से खींचोगे x के समांतर। तो ये जो लाइन दिख रहा है आपको, x के पैरेलल लाइन दिख रहा है। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है x बराबर -2, ये क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? सॉरी, y बराबर -2 है ना, तो यहां पर लिखना होगा y बराबर -2। क्लियर है इतनी बातें? ठीक, अब मुझे इतना बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं, सिर्फ मैं इतना लिख दूं कि अगर मैं लिख रहा हूं x बराबर 9 और आपसे पूछ लिया जाए
कि यह किस एक्सिस के समांतर होगा, एक्स एक्सिस के समांतर होगा या वाई एक्सिस के समांतर होगा, ये बताइए, ए या बी। तो आप बोलोगे एक्स किसी नंबर के बराबर है, वाई के समांतर होगा। अगर मैं लिख दूं वाई बराबर 3, तो आप बोलोगे सर ये एक्स के समांतर हो जाएगा, है ना, एक्स एक्सिस के समांतर हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, ये समझ में आ गया आपको, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला जो फॉर्म है हमारे पास, अगला ये क्या सीखा, एक्स किसी नंबर के बराबर होगा, वाई किसी नंबर के बराबर होगा, तो क्या करेंगे, एक फॉर्म तो ये सीख गए आपने। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स एक्सिस का समीकरण क्या होता है, ठीक है, अगर मैं पूछूं कि एक्स एक्सिस का भी कोई समीकरण होता है क्या, तो एक्स एक्सिस का समीकरण जो होता है वाई बराबर 0 लिखते हैं। ठीक है, वाई बराबर 0, या मैं इस तरीके से लिख दूं, नोट कीजिएगा, वाई बराबर 0 अगर लिखा हुआ है, वाई बराबर 0, ये क्या है, एक्स अक्ष का समीकरण है। नोट कीजिएगा, ये सारी चीज आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करवा दी जा रही है इंपॉर्टेंट पॉइंट से। तो y बराबर 0 क्या है, एक्स अक्ष का समीकरण, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि x बराबर 0 लिखा हुआ है, x बराबर 0 क्या होगा, y अक्ष का समान समीकरण होगा। तो अगर मैं बोलूं x बराबर 0, तो ये होगा y अक्ष का समीकरण। ठीक है, ये क्लियर है सभी को, इतना नोट कर लिया। तो ये ध्यान रखना है कि अगर y 0 के बराबर लिखा हुआ है तो x अक्ष का समीकरण होगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होगा, x 0 के बराबर है तो y एक्सिस का समीकरण हो जाएगा। हाँ हर्ष बताइए, कोई डाउट है क्या आपका? सर नोट कर रहे हैं सर। अच्छा, आप नोट कर रहे हो ना, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, चलिए इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों है। अगर मैं बोलूं कि y बराबर 0 एक्स अक्ष का समीकरण है, x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो यहां पर मान लो मैं एक्सिस बना दे रहा हूं, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष, एक्स एक्स, इसको समझ लेते हैं जल्दी से कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, वाई वाई डैश। अब देखिए, मूल बिंदु ये वाला पॉइंट होता है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करता है, इसे जीरो कहते हो। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो आप बोलोगे ओरिजिन का निर्देशांक 0 0 होता है, जहां पर एक्स भी 0 वाई भी 0। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे कुछ पॉइंट आप लिखो, तो इस पॉइंट को आप क्या लिखोगे, 1 0। ठीक है, इस पॉइंट को आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 0 होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, 3 0 होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, 4 0 होगा। ठीक है, इसी तरीके से बाएं तरफ आप जाओगे, एक्स एक्सिस के बाएं तरफ, तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको दिखेगा -1 0। ठीक है, यहां पर आपको दिखेगा -2 0, यहां पर आपको दिखेगा -3 0। इसी तरीके से यहां पर कुछ कॉमन आपको दिख रहा है क्या, कि जितने भी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्स पे जितने भी पॉइंट है सभी में क्या है, वाई क्या है, ये बताइए, वाई कितना दिख रहा है सभी में। कोई भी पॉइंट को आप ऐसे लिखते हो एक्स वाई के फॉर्म में, तो वाई कितना दिख रहा है, तो आप बोलोगे वाई 0 है सभी जगह। आप देखिए, वाई निर्देशांक जो है हमेशा 0 दिख रहा है ना। तो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उसका जो निर्देशांक वाई निर्देशांक होगा वो 0 होगा। कितना क्लियर है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 0 ये किस एक्सिस पे होगा, तो आप बोलोगे सर वाई 0 है तो एक्स एक्सिस पे होगा, वाई 0 है तो एक्स एक्सिस पे होगा। ये क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर हमें ये समझ में आ रहा है कि एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उसमें वाई हमेशा 0 होगा। तो एक्स एक्सिस का समीकरण ही कहते हैं कि एक्स एक्सिस का समीकरण में वाई बराबर 0 होगा। इतना क्लियर है? ये क्यों हुआ? उसी प्रकार से अगर वाई एक्सिस पे आप पॉइंट्स लोगे, तो यहाँ पर पॉइंट क्या लिखते हो आप, यहाँ पर लिखोगे 0 1, यहाँ पर आप लिखोगे 0 2, है ना, इसके ऊपर आप लिखोगे 0 3, इसी तरीके से आप बढ़ते जाओगे। नीचे की तरफ आप लिखोगे 0 -1, है ना, उसके बाद लिखोगे 0 -2। मतलब आप यही देख रहे हो ना कि वाई एक्सिस पे जितना भी पॉइंट है सभी में एक्स निर्देशांक 0 हो जा रहा है ना। तो वाई एच के समीकरण में क्या हो रहा है, तो वाई एक्सिस के समीकरण में हमेशा और हमेशा एक्स निर्देशांक 0 हो जाता है। ये क्लियर है? इतना समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है? चलिए, तो 2 पॉइंट आपको नोट कर लेना है, सीधे सीधे इतना बस याद रखिएगा। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं। सीधे सीधे आपको ये ध्यान रखना है कि x बराबर 0 वाई एक्सिस का इक्वेशन होगा, उल्टा होता है।
x बराबर 0 y एक्सिस का समीकरण होगा, y बराबर 0 x एक्सिस का समीकरण होगा। अच्छा मोहित, एक बार मैं जल्दी से समझा दे रहा हूं बस कि क्यों ऐसा होता है। तो सीधे सीधे आपको ये समझ लेना है कि x एक्सिस पे, ठीक है, x अक्ष पे जितने भी पॉइंट होते हैं उस पे y निर्देशांक हमेशा 0 होता है। ठीक है, सारी चीजें मैं लिख नहीं रहा, बस आपको समझ लेना है, सुनना है ध्यान से। x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उसके y निर्देशांक 0 होंगे। इतना क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है ना कि x एक्सिस पे सभी पॉइंट के y निर्देशांक 0 होंगे, है ना। जैसे यहाँ पर पॉइंट लोगे 1 0 मिलेगा, यहाँ पर पॉइंट लोगे -5 0 मिलेगा, y हमेशा 0 होगा। तो x एक्सिस का समीकरण ही कह देते हैं y बराबर 0। ठीक है, y एक्सिस का इसी तरीके से अगर लिखा जाए तो y एक्सिस का समीकरण बोलोगे कि यह जो है x बराबर 0 है, क्योंकि इस पे हमेशा x का मान 0 ही होगा। क्लियर है? चलिए, ये 3 चीज समझ में आया। अब आगे जो हमें पढ़ना है इसके आगे ध्यान रखिएगा। एक और फॉर्म है आपके पास y बराबर mx। अब ये क्या होता है y बराबर mx? ठीक है, तो इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं एक उदाहरण से। अगर मैं लिख रहा हूं y बराबर 3x, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है? पहले बस इतना बताइए, यस या नो। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है, ये बताइए। आप बोलोगे सर दो चर दिख रहा है, रैखिक भी है, समीकरण भी है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण तो है। तो मुझे ये बताइए, अगर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो ये एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा? ये एक सरल रेखा को दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा? तो आप बोलोगे हाँ सर, दो चर वाला कोई भी रैखिक समीकरण होता है वो एक सरल रेखा को ही दर्शाता है। तो इसके बारे में एक स्पेशल चीज जो आपको ध्यान रखना है, क्या स्पेशल चीज ध्यान रखना है कि y बराबर mx के फॉर्म में कोई भी लाइन अगर लिखा हुआ है, मतलब ये वाला, है ना, तो एक जनरल फॉर्म यहां पर लिख रहा हूं और ये एक उदाहरण लिख रहा हूं। ठीक है, तो y बराबर mx के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है तो ये एक मूल बिंदु से क्रॉस करेगा। अगर इसका आप ग्राफ खींचोगे तो ये मूल बिंदु से होकर गुजरेगी, है ना। कहां से गुजरेगा? मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। तो ये लिख लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, ये समझ लिया कि y बराबर mx के फॉर्म का जो भी स्ट्रेट लाइन होगा वो मूल बिंदु यानी ऑरिजिन से क्रॉस करेगा। ठीक है, अब सिर्फ इतना ही नहीं बताया जाएगा, समझाया भी जाएगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अगर मैं ये सोचूं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप सोचोगे। मान लो इसका ग्राफ आप बनाने के लिए चले, आप क्या करोगे? एक्सिस बनाओगे इस तरीके से, है ना। आप अगर y बराबर 3x का ग्राफ अगर आपको खींचना हो तो आप क्या करोगे? एक्सिस बनाओगे, x एक्सिस और y एक्सिस, x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, आपको यह भी पता है कि ग्राफ बनाने के लिए आप एक टेबल बनाते हो, है ना। एक टेबल कुछ इस प्रकार से बनाते हो जहां पर आप x और y के मान लिखते हो। ठीक है, मैं सिंपली ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर लिखा है x, यहां पर y। मुझे बताइए x का मान जब आप 0 रखोगे, इस इक्वेशन में x का मान 0 रखने पे y का मान कितना आएगा? जल्दी से बताइए, x का मान जब 0 रखोगे तो y का मान कितना आएगा? y बराबर 3x में x का मान जैसे ही 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? y का मान भी 0 मिल जाएगा। अच्छा, y का मान 3 या -3 कैसे मिल रहा है? अगर मैं कहूं 3 गुना 0 तो कितना मिल रहा है? 3 गुना 0 तो 0 मिल रहा है ना। इतना क्लियर है? अनुराग, हर्ष, राहुल, पाठक, अब समझ में आ रहा है? 0 मिल रहा है ना, -3 या 3 मत बोलिएगा, क्योंकि 3 गुना 0 कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। जब 1 रखेंगे तब तो 3 आएगा ना। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। तो x का मान 0 रखने पे y का मान कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब एक पॉइंट आपको 0 0 मिला या नहीं मिला? x का मान 0, y का मान भी 0। अब इसका मतलब ये 0 0 से क्रॉस करेगा। अब 0 0 से क्रॉस करने का मतलब ये वाले बिंदु से क्रॉस करेगा। ठीक है, इस बिंदु से क्रॉस करेगा, ऑरिजिन से 0 0 से। ठीक है, ये बताइए, इतना क्लियर है? तो अगर जैसे ही अब मैंने x का मान 0 रखा, y का मान 0 आया, इसका मतलब ये ऑरिजिन से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, दूसरे बात, अगर मान लो इसका ग्राफ ही आपको पूरा खींचना हो, x का मान आपने फिर क्या किया? x का मान आपने 1 रख दिया, y का मान कितना आ रहा है? कोई बता सकता है क्या? x का मान जब आप 1 रखोगे इस समीकरण में तो y का मान कितना आ रहा है, ये बताइए। इसको मैं मिटा रहा हूं।
x का मान आप जैसे ही 1 रखोगे तो y का मान 3 मिलेगा, 3 गुना 1, y का मान 3 मिलेगा। मतलब दूसरा पॉइंट आपको मिल रहा है 1 3, है ना, दूसरा पॉइंट मिल रहा है 1 3, और 1 3 प्लॉट करोगे, x का मान 1, इस तरीके से आप प्लॉट करते हो, है ना। तो 1 3 कुछ पॉइंट आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट आपको दिखेगा 1 3, और इन दोनों पॉइंट को आप मिला दोगे एक स्केल से, इस तरीके से आप मिला देते हो, और कहोगे ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, इसको मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूं, ठीक है, ये लाइन जो लाल कलर का अभी आपको जो लाइन दिख रहा है, यही लाइन है आपका y बराबर 3x। तो ये मूल बिंदु यानी ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप बोलोगे ये ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है सर। इतना क्लियर है। तो यहां से यही समझ में आया कि y बराबर mx के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन अगर लिखा हुआ है तो वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। इसका रीजन यही है कि जैसे ही x का मान आप 0 पुट करोगे y का मान 0 हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है, ये बताइए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर इसमें हम कोई भी मान ले सकते हैं सर, अगर बाई का लेना चाहें तो? ठीक है, चल तो इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं अभी, और ठीक है, पहले ये स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ये समझ में आ गया। इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि y बराबर mx के फॉर्म में मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, ठीक है। अब और भी उदाहरण लेते हैं, आपका आंसर इसी से मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, मैं सीधे ऐसे पूछ रहा हूं 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y बराबर 0 लिख दिया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, सिर्फ इतना बताइएगा, यह सरल रेखा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। इसका ग्राफ खींचोगे तो एक सरल रेखा होगा, इतना तो सभी लोग एग्री करते हो, ठीक है, ये एक सरल रेखा होगा, ठीक है। अब ये मूल बिंदु से क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, तो इसको चेक करने के लिए मैं इसको देखो इस तरीके से लिख सकता हूं ना, 4y बराबर -5x, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है ना। इस 5x को मैं इधर भेज दिया, तो 4y बराबर -5x, यहां से y का मान आपको दिख रहा है -5/4x, ठीक है। और ये हमें दिख गया ना y बराबर mx का फॉर्म, जहां m का मान कितना दिख रहा है, m का मान -5/4 है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। y बराबर -5/4x जो है y बराबर mx का फॉर्म है, इसी रूप का है, जहां m का मान -4 है। तो यह भी जो लाइन होगा, है ना, ये वाला जो लाइन होगा, ये 5x प्लस 4y बराबर 0, यह एक मूल बिंदु से क्रॉस करने वाली रेखा होगी, ठीक है। तो यह भी मूल बिंदु से ही क्रॉस करेगा, ठीक है। सर इसे चेक करने के लिए सर हमें एक उसमें पक्षांतर करना होगा सर? नहीं, सीधे सीधे आप या तो इसको इस रूप में कन्वर्ट करके देख लो, या सीधे सीधे मैं इतना भी सोच सकता हूँ ना, 5x प्लस 4y, मान लो यहां पर मैं लिख दूं 5x प्लस 4y बराबर 0। सीधे सीधे मुझे इतना सिर्फ बता दो कि x का मान 0 रखने पे y का मान कितना आ रहा है। x का मान आप 0 रख के चेक कर लो, x का मान 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 4y बराबर 0, है ना, यहां से 4y बराबर 0 यानी y का मान 0। तो x का मान 0 रखने पर y का मान 0 आ रहा है, मतलब 0 0 ओरिजिन से क्रॉस करेगा वो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो x का मान 0 रख के चेक कर लीजिए, x का मान 0 रखिएगा y का मान 0 आ जाएगा, या फिर y का मान 0 रख के चेक कर लीजिए, तो y का मान 0 रखने पे x का मान 0 आ जाएगा। तो जब भी x का मान 0 रखने पे y का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब वो 0 0 से क्रॉस कर रहा है, 0 0 क्रॉस करने का मतलब मूल बिंदु से क्रॉस कर रहा है। इतना क्लियर है? ये बताइए, ये सारी बातें क्लियर है? यस सर। कोई भी डाउट है तो अभी माइक जितनी भी चीजें पढ़ाई गई अभी तक, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि क्या क्या पढ़ाया गया, ठीक है। अभी तक सबसे पहले आपको यही बताया गया कि x बराबर कोई नंबर लिखा रहेगा तो y एक्सिस के समांतर होगा ये लाइन, y बराबर कोई नंबर लिखा रहेगा तो ये लाइन x एक्सिस के समांतर होगा, ठीक है। उसके बाद ये बताया गया कि x बराबर 0 लिखा हुआ है तो ये y अक्ष का समीकरण हो जाएगा, अगर y बराबर 0 लिखा हुआ है तो ये x अक्ष का समान समीकरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको यही बोला गया कि y बराबर mx के फॉर्म में कोई भी लाइन अगर लिखा हुआ है तो यह मूल बिंदु से क्रॉस करेगा। ये तीन चीज अभी पढ़ाई गई, तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, यहां पर एक समीकरण लिखा हुआ है 2x प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। इसका ज्यामितीय निरूपण करना है। अब एक चर वाला और दो चर वाला, इसका क्या मतलब होता है, पहले मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। आपके एग्जाम में ऐसे लिख के आ सकता है, एक चर वाले समीकरण के रूप में क्या लिखा जाएगा,
एक चर वाले समीकरण के रूप में 2x प्लस 8 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। या बोला जाएगा दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x प्लस 8 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ठीक है, तो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे। देखिए, अभी आपको कुछ नहीं देखना, सीधे सीधे आपको बोला जा रहा है ये दो चर वाले 2x प्लस 8 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण अगर करना है तो 2x पे जो भी इक्वेशन दिया गया है उसे आप लिखिएगा। सबसे पहले 2x प्लस 8 बराबर 0, इसको सोल्व करने पे x का मान क्या आ रहा है ये बताइए। इसको सोल्व करने पे आप लिखोगे ना 2x बराबर -8, यानी आप कह सकते हो कि नहीं 2x बराबर कितना आएगा आपका, तो आप कह सकते हो x बराबर -8 बटा 2, यानी x का मान -4 के बराबर आ रहा है। इतना क्लियर है सभी का? यस सर। ठीक है, यहां से इतनी चीजें क्लियर है कि x का मान -4 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसको जो भी इक्वेशन दिया गया उसको आपने सोल्व किया तो x का मान -4 आ गया। अब अगर एक चर वाला, ये समझिएगा कि अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है कि एक चर वाले समीकरण के रूप में इसका निरूपण कीजिए, इसका मतलब यही होता है कि संख्या रेखा पर इसको रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या रेखा, नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा है ना, संख्या रेखा पर इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए बस, है ना, और कुछ इसका मतलब नहीं है। तो आप एक नंबर लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हो, एक लाइन खींचते हो इस तरीके से, यहां पर बीच में आप 0 लिखते हो, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स लिखते हो इंटीजर्स, और इधर नेगेटिव नंबर्स लिखते हो, है ना, इधर नेगेटिव लिखते हो। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 1, यहां पर मैं लिख रहा हूं 2, यहां लिख रहा हूं 3, यहां पर लिख रहा हूं 4, ठीक है, और यहां पर लिख दे रहा हूं 5। ठीक है, इसके बाएं तरफ आप क्या लिखोगे, यहां पर -1, यहां -2, यहां -3, यहां -4, यहां -5। ठीक है, आप क्या करोगे, x बराबर -4 को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक आप बंद कर दीजिए प्लीज। ठीक है, पाठक, पाठक के नाम से जो बच्चे हो ना, माइक आप बंद कर दो। ठीक है, चलिए ठीक है, तो x का मान -4 है ना, x का मान -4 कहां पर दिख रहा है आपको, तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है x का मान -4 के बराबर, तो बस इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर देना है कि यही जो है हमारा x बराबर -4 है। ये ज्यामितीय निरूपण एक चर वाले समीकरण के रूप में। ये समझ में आया कि एक चर वाले समीकरण के रूप में कहा जाए तो बस एक नंबर लाइन बनाओगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दोगे, और कुछ नहीं करना। इतना क्लियर है? ये समझ में आया? इतना समझ में आया तो वाई लिख के बताइए। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बोला जाए कि दो चर वाले समीकरण के रूप में इसको रिप्रेजेंट कीजिए, तो दो चर वाले समीकरण के रूप में बोला जाए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि आपको कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो आप लोग बनाते हो, इस प्लेन में आपको उसको रिप्रेजेंट करना है जो भी समीकरण दिया गया है। तो समीकरण क्या था हमारे पास, 2x प्लस 8 बराबर 0, है ना। तो समीकरण क्या था आपके पास, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 2x प्लस 8 बराबर 0, और इसको आपने सोल्व किया और सोल्व करके अभी अभी लेके आया था कि x का मान -4 के बराबर होगा। अभी अभी आपको यह बताएगा कि x अगर किसी नंबर के बराबर है और इसको आप इस प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, लाइन खींचना चाहते हो, तो ये मुझे बताइए किस एक्सिस के समांतर होगा। ये तो समांतर होगा, x बराबर कोई नंबर है तो किसी x एक्सिस या y एक्सिस के समांतर होगा। मुझे बताइए x एक्सिस के समांतर होगा या y एक्सिस के समांतर होगा अगर x किसी नंबर के बराबर है? तो आप बोलोगे सर x, वेरी गुड, x अगर किसी नंबर के बराबर है, x कोई कांस्टेंट यानी अचर के बराबर हो जा रहा है, तो y के समांतर होगा। उल्टा होता है, याद रखिएगा बस। ठीक है, तो y के समांतर होगा। y के समांतर कहां पर से खींचिएगा, तो जहां पर x -4 है ना, x -4 कहां पर है, तो x का -4 आपको खोजना होगा। यहां पर आपको दिखेगा 1 2 3 4 5, इधर आपको दिखेगा -1 -2 -3 -4 -5, है ना। तो यहां पर आपको दिख रहा है -1 -2 -3 -4 -5, है ना, कुछ यहां पर रहेगा -5। अब जहां पर भी -4 है x का मान -4 है, यहां पर से y के समांतर खींचना है। तो y के समांतर मतलब इस लेखा खड़ी रेखा आप खींच दोगे, है ना। तो एक सीधे सीधे आपको बस एक खड़ी रेखा खींचना है x बराबर -4 के पास। तो ये हुआ हमारा
जो लाइन ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, तीर का निशान आपको बोला गया था कि जरूर बनाइएगा, पेंसिल से बनाइएगा, ये सारी बेसिक चीजें। तो x बराबर -4 को यही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये समझ में आया? और भी यहाँ पर पॉइंट्स आपको बना देने हैं, इसको छोड़िएगा नहीं। तो यहाँ पर भी ये सारे पॉइंट्स आपको बना देने हैं, ठीक है? इतना क्लियर? इसको दो चर वाले समीकरण के रूप में बोला जाएगा तो आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है? पहले ये डिसाइड करना है कि किसके पैरेलल होगा, फिर जो भी मान है वहां पर आप एक लाइन खींच दोगे। y एक्सिस के समांतर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि y एक्सिस के पैरेलल होगा, तो y के पैरेलल मतलब खड़ी रेखा हो जाएगी, ठीक है? इतना समझ में आया? इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। इस पेज की स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? ये सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है? तो इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? कोई इतनी चीजें जितनी भी आज पढ़ाई गई, इसमें कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, जो आपको बताया भी गया था लास्ट क्लास में कि आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, 12th चैप्टर हीरोन्स फार्मूला। तो कोई डाउट है क्या किसी का? सारी चीज क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। हाँ नितिन बताइए, क्या डाउट है आपका? सर इसका नाम सिर्फ y या x ही आएगा? नहीं, देखिए मान लो, अगर एक और उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है? अगर मैं आपसे बोलूं 3y -9 बराबर 0, ठीक है? इसका ग्राफ खींचिए, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे जो भी दिया गया है ना, कार्टेशियन प्लेन पे दो चर वाले समीकरण के रूप में बोला जा रहा है, तो आप बताइए यहां से y का मान कितना आ रहा है, बताइए। यहां से y का मान 3 के बराबर आ रहा है ना, इतना क्लियर है? y बराबर 3, इसका हमें ग्राफ खींचना था। 3y -9 बराबर 0, तो यहां से y बराबर 3 आया। अब Yes, y बराबर 3 आया तो ये किसके समांतर होगा? x के समांतर होगा या y के समांतर होगा? एक्स। तो यहां से सीधे दिख गया y किसी नंबर के बराबर है तो x के समांतर हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस। y एक्सिस के समांतर नहीं होगा। आप क्या करोगे? आप एक्सिस बनाओगे, x एक्सिस y एक्सिस, कुछ नंबर से ड्रॉ कर लोगे यहाँ पर, है ना? कुछ नंबर से ड्रॉ कर लेना है। एक्सिस जरूर बनाइएगा, ये सब एरो का निशान, ये सब बेसिक चीजें हैं, है ना? तो यहाँ पर आप x डैश लिखोगे, यहाँ पर y लिखोगे, यहाँ पर y डैश लिखोगे, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखोगे 1 2 3 4, यहाँ पर नंबर्स लिखोगे -1 -2 -3 -4, यहाँ पर लिखोगे 1 2 3 4, यहाँ पर लिख दिया -1 -2 -3 -4, ठीक है? अब यहाँ पर आपको क्या करना है? x के समांतर आप बोल देते, जहां पर y 3 के बराबर है, तो y 3 हमें दिख रहा है यहाँ पर पॉजिटिव साइड में है, और x के समांतर बोला जा रहा है, तो एक पड़ी रेखा इस तरीके से आप बना दोगे। ये समझ में आया? तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, x के समांतर या y के समांतर, ठीक है? तो यहाँ लिख दोगे y बराबर 3, क्योंकि आपने डिसाइड किया कि x के समांतर है, तो x के समांतर एक सोई रेखा होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्षैतिज रेखा होगी। ये क्लियर है? नो सर मैं ये कह रहा था हाँ कि ये जो आपने 3y माइनस है, ये माइनस आगे जाके प्लस हो जाएगा। हाँ हाँ, ये तो आप अगर देखो, आपको ये डाउट है क्या कि 3y -9 बराबर 0 लिखा तो उधर जाके प्लस कैसे हो गया? यस सर, यस सर। 3y बराबर 9 होगा ना। अगर मैं लिखूं ax प्लस by, या मैं सिंपल सा इक्वेशन ही मैं लिख दूं, ठीक है? इसको बताइए, अगर मैं लिख रहा हूं 2x -9y प्लस 3z बराबर 0, अगर मैं इस 9y को उधर लेके जाना चाहूं तो क्या लिखोगे? 2x प्लस 3z कितने के बराबर होगा? प्लस 9y हो जाएगा, जो नेगेटिव है उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाता है। अगर मैं इस 3z को भी उधर भेजना चाहूँ, ठीक है, इस 3z को भी उधर भेजना चाहूँ तो क्या होगा? 2x बराबर 9y, ये 3z इधर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, -3z हो जाएगा। ये तो काफी बेसिक है ना। मतलब जो लेफ्ट साइड में है अगर उसको राइट साइड में भेजोगे तो अपना साइन बदल देता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से इधर से कुछ लेके आओगे तो नेगेटिव जो रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। इतना क्लियर है? यस सर, यस। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, है ना?
ठीक है, तो जैसा आप सभी को बताया गया था कि हमारा जो अगला चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से पढ़िएगा। हीरोन्स फॉर्मूला 12th चैप्टर है आपका, हीरोन्स का सूत्र यानी हीरोन्स फॉर्मूला। सभी ने नाम सुना होगा, हीरोन्स फॉर्मूला पे क्वेश्चन भी किए होंगे, अपने स्कूल में पढ़ा होगा आप सभी ने। तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कहाँ करते हैं, तो ये बताइए सबसे पहले। सभी ने, मुझे लगता है सभी ने पढ़ा होगा, नाम भी सुना होगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज, उपयोग कहाँ पर करिएगा, किस चीज का क्षेत्रफल, सर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए आंसर आया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए हीरोन्स का सूत्र लगाते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, और तो मैं अगर ये बोलूं कि हीरोन्स का सूत्र के पहले आपके पास क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए ऑलरेडी एक फॉर्मूला है आपके पास, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक आप बंद कर दो नितिन। ठीक है, देखिए क्या बता रहा था। आप बोलोगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए तो पहले से ही फॉर्मूला पता है हमें। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला पे आने के पहले कुछ और बेसिक बातें हैं जो पहले कर लेते हैं। ठीक है, जो आपको पता है। ठीक है, जल्दी जल्दी बता दी जाएंगी क्योंकि ये सारी चीज आपको पता है, काफी डिटेल में कराया गया है। आप मान लो आपके पास एक त्रिभुज है। ठीक है, इसका आधार आपको पता है। ठीक है, इसका आधार आपको पता है, इसकी ऊंचाई भी आपको पता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर इसका जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, ये बोलोगे 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। ठीक, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। वेरी गुड। लेकिन ये फॉर्मूला का एक लिमिटेशन यही है, ये फॉर्मूला तो सभी प्रकार के त्रिभुज में लगा सकते हो। ठीक है, सभी प्रकार के त्रिभुज में लगा सकते हो, लेकिन आपको आधार और ऊंचाई पता रहेगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अच्छा नितिन, आप चैट सेक्शन में इस तरीके से y नहीं लिखोगे। ठीक है, चलिए, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि आधार और ऊंचाई जब आपको पता रहेगा तभी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। आधार और ऊंचाई आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो आपको पहले से ये पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद अगर मैं बोलूं एक समबाहु त्रिभुज है आपके पास जिसकी तीनों ही भुजा बराबर है। ठीक है, अगर आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों ही भुजा ए के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल के लिए भी एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ठीक है, इसके क्षेत्रफल के लिए भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर बोलोगे इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना ए स्क्वायर। लेकिन ये जो दूसरा फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है ना, जो दूसरा वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज में ही लगेगा, बाकी किसी त्रिभुज में नहीं लगेगा। ठीक है, अगर तीनों ही भुजा ए के बराबर है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दे दी जाए, तो आप बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट, इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि ये समबाहु त्रिभुज में ही लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपके पास एक त्रिभुज कुछ ऐसा है। ठीक है, आपके पास एक त्रिभुज है जिसकी तीनों ही भुजा अलग अलग है। मान लो इसकी एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है, तीसरी भुजा सी है, तो यह एक विषमबाहु त्रिभुज हो गया, है ना, एक विषमबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, जिसकी तीनों ही भुजा अलग अलग है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहां पर आप अभी तक जितने भी फॉर्मूला आपको बताए गए हैं उसको यूज करके आप क्षेत्रफल नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि यहां पर आपको ऊंचाई नहीं पता है। ठीक है, ऊंचाई आपको नहीं पता, तो यहां पर आप क्या करोगे, इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये समझ में आया कि हीरोन्स का सूत्र यूज कहां करेंगे, इसकी जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, क्योंकि अच्छा माइक अब बंद है सभी का। ठीक है, मुझे ये बताइए हीरोन्स का फॉर्मूला जो है किस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए कीजिएगा, समबाहु, समद्विबाहु या विषमबाहु। समबाहु,
समद्विबाहु या विषम बाहु? माइक ऑन करके नहीं बताना, चैट सेक्शन में लिखिएगा, ये बताइए। विषम बाहु। ठीक है, तो यहां पर आंसर आ सकता है विषम बाहु, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हीरोन्स का सूत्र किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए किया जा सकता है। समबाहु के लिए भी किया जा सकता है, समद्विबाहु के लिए भी किया जा सकता है, विषम बाहु के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन आमतौर पर जनरली समबाहु त्रिभुज के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है √3/4 गुना a², इसलिए इस फॉर्मूला का यूज नहीं करते। समद्विबाहु त्रिभुज जब क्वेश्चन आएगा तो वहां से हम लोग सीखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और एक दूसरा तरीका भी होता है, तो वो भी हम लोग सीख लेंगे। तो जनरली क्या करते हैं, जब विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा आपको पता है, तो उसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग हीरोन्स का सूत्र लगाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हीरोन्स फार्मूला होता क्या है। ये तो समझ में आ गया कि हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे जब तीनों ही भुजा दी जाएगी। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला होता क्या है। अगर मान लो आपके पास एक विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों ही भुजा दी गई है ABC, ठीक है, तीनों ही भुजा ABC के बराबर, तो हीरोन्स फार्मूला यही कहता है इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला है, वर्गमूल आप लिखते हो S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, जहां पर आपको ये तो क्लियर है कि ABC क्या है ना, ABC तो आपको दिख रहा है कि ABC क्या है, ये तीनों त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है, त्रिभुज की भुजाएं। अब सवाल उठता है S क्या है। ठीक है, S क्या है, तो S हमारा अर्ध परिमाप है। ठीक है, S क्या है, अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा होता है, परिमाप का आधा होता है, मतलब तीनों ही भुजा को आप जोड़ दोगे A प्लस B प्लस C और 2 से आप भाग लगा दोगे, तो ये क्लियर है। इसका मान क्या होता है, परिमाप का आधा होगा A प्लस B प्लस C/2, मतलब तीनों ही भुजा को जोड़ोगे और 2 से भाग लगा दोगे। अगर कभी आपसे मैं परिमाप पूछूं, P का मान पूछूं, तो आप क्या करोगे, A प्लस B प्लस C करोगे, परिमाप तीनों ही भुजा को जोड़ देते हैं। लेकिन अर्ध परिमाप बोलूंगा तो क्या करोगे, P/2 कर दोगे, यानी A प्लस B प्लस C/2 करोगे। ये क्लियर है। सेमी पेरीमीटर करते हैं, वेरी गुड, और S से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा S से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लियर है। फॉर्मूला क्लियर है कि हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हैं। अगर तीनों ही भुजा दी जाएगी तो हम लोग इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेंगे, क्षेत्रफल बराबर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। चलिए, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि एक त्रिभुज है आपके पास जिसकी तीनों भुजा दी गई है आपको 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, एरिया पूछी जा रही है, क्षेत्रफल पूछी जा रही है, तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तीनों ही भुजा का नाम दे दोगे। इसको मैं A कह दिया, इसको मैं B कह दिया और इसको मैं C कह दिया। ठीक है, तो यहां से बोलोगे सर A का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर, B का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर, C का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले आप S कैलकुलेट करोगे, यानी अर्ध परिमाप कैलकुलेट करोगे। S कैसे निकालते हैं, तीनों ही भुजा को जोड़कर 2 से भाग लगा देते हैं, तो यहां से बोलोगे 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहां से कितना आ रहा है ये बताइए, तो इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर। ये क्लियर है यहां तक। अर्ध परिमाप कैसे निकाला, तीनों ही भुजा को जोड़कर 2 से भाग लगा दिया, तो सबसे पहले आप अर्ध परिमाप ही कैलकुलेट करोगे। इतना क्लियर है, ये क्लियर है, बताइए। ठीक है, ठीक है, अब मुझे बताओ S माइनस A का मान कितना होगा। S माइनस A का मान कितना होगा, 21 माइनस 13 के बराबर होगा, और 21 माइनस 13 8 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए S माइनस B कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, S माइनस B बताइए। अगर S माइनस A 8 सेंटीमीटर के बराबर है तो S माइनस B कितना होगा, S का मान आपको पता है, B का मान पता है, सॉल्व करके बताइए। 7 होगा, तो आप बोलोगे 21 माइनस 14, है ना, तो यहां से आपको मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, S माइनस C कितना होगा, S माइनस C आपको पता है 21 माइनस 15 करेंगे यानी 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो S माइनस A S माइनस B S माइनस C कैलकुलेट कर लिया। ठीक है,
अब यहां से आप बोलोगे हीरोन्स फॉर्मूला है हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए, तो आप बोलोगे क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब ये सारी चीजें जरूरी नहीं है कि आप पहले ही कैलकुलेट करके लिख लो। ठीक है, अगर इसको नहीं भी आप लिखोगे तो सीधे सीधे आप बोलोगे यहीं पर कि एस का मान आप बोलोगे 21, है ना, एस माइनस ए का मान बोलोगे 21 माइनस 7, सॉरी 21 माइनस 13। ठीक है, 21 माइनस 13, फिर यहां पर लिखोगे 21 माइनस 14 और यहां पर लिखोगे 21 माइनस 15। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस इसको सोल्व करते जाना है। ठीक है, इसको आप सोल्व कर दीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। तो यहां से आपको मिल जाएगा 21, 21 माइनस 13 आपने अभी किया था 8 आया था, ये 7 आया और ये 6 आया। ठीक है, अब 21 को आप फैक्टराइज करके लिख सकते हो ना, 7 गुना 3। ये बस मैं 21 को लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 21 लिखा हुआ है। ठीक है, 7 गुना 3, इतना क्लियर है। 8 को आप क्या लिखोगे, 8 को आप लिख सकते हो ना 2 गुना 2 गुना 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुना 2 करोगे 4 आएगा, 4 गुना 2 करोगे 8 आएगा। इस 7 को आप फैक्टराइज नहीं करोगे क्योंकि अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो इस 7 को मैं 7 ही लिख दिया। ठीक है, ये 7 को मैं 7 लिख दिया। ठीक है, और ये जो 6 है, इस 6 को आप लिखोगे 3 गुना 2, 6 को लिख सकते हो 3 गुना 2। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर इन्हें हम ब्रैकेट में नहीं कर सकते? 7 × 3। 7 × 3 इसको एक ब्रैकेट में आप लिखना चाह रहे हो? सर यस सर। हाँ आप लिख सकते हो, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर लिख रहे हो 3 गुना 4 गुना 5, या मैं सीधे ऐसे लिख दू 3 गुना 4 गुना 5, है ना, दोनों ही बातें सेम है। ठीक है, 3 गुना 4 गुना 5 लिखो या 3 गुना 4 ब्रैकेट में लिख के 5 करो, सेम चीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर बीच में प्लस रहेगा तब ब्रैकेट देख, यहां पर देखिएगा अगर मैं ऐसे लिखूं 3 + 4 गुना 5, और अगर मैं लिखूं 3 + 4 गुना 5, इन दोनों में अंतर है ना, ये दोनों सेम नहीं है। ये समझ में आ रहा है? यस ठीक सर, है, तो ब्रैकेट में तो लिख सकते हैं, यही पता करना था बस। हाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसलिए मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक साथ यहां पर है। ठीक है, एक साथ यहां पर दिख रहा है, एक साथ यहां पर दिख रहा है, 2 बार 7 लिखा हुआ है तो 1 बार 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1 3 यहां पर है, 1 3 यहां पर है, तो यहां पर 1 3 लिख दिया, 1 2 यहां पर है, 1 2 यहां पर, ये दोनों जोड़ा लगा के 1 2 बाहर आ गया। ठीक है, 1 2 यहां पर है, 1 2 यहां पर है, 1 2 और बाहर आ गया। इन सभी को गुना करोगे तो कितना मिल रहा है, 21 × 4, यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये क्लियर है कि कभी भी आपको 3 भुजा बस दी गई तो यहां से आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? त्रिभुज की तीनों ही भुजा दी गई थी, क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लिया। क्या करोगे, स्टेप्स एक बार मैं दोहरा दे रहा हूं जल्दी से। जब भी तीनों भुजा दी जाए ए बी सी, तो सबसे पहले आप अर्ध परिमाप कैलकुलेट करोगे, एस का मान कैलकुलेट करोगे। एस का मान कैलकुलेट करने के बाद हीरोन्स का फॉर्मूला लगाओगे। हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के ऊपर वर्गमूल। ठीक है, और जहां पर एस क्या है, अर्ध परिमाप है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यहां तक कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ भी सकते हो आप। सारी चीज समझ में आ गई ना, ये बताइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, त्रिभुज की तीनों भुजा दी गई है आपके पास ए बी सी, और आपसे अर्ध परिमाप पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। आंसर करने के पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि भुजाएं ए बी सी दी गई है, तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ये देखिए।
काफी आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए 15 सेकंड्स और रुकते हैं, फिर इसको एंड किया जाएगा। ठीक है, 15 सेकंड्स और है, क्योंकि काफी आसान सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको अर्ध परिमाप पूछा जा रहा है तीनों भुजा देकर। 10 सेकंड्स और है। अगर अब तक आंसर नहीं किया हुआ तो जल्दी से आंसर करिए। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में आप दो ही गलतियां कर सकते हो, या तो आप आंसर ए बोलोगे या आंसर डी बोलोगे, है ना। तो क्वेश्चन में बोला गया त्रिभुज का तीनों भुजा ए बी सी है, आपसे अर्ध परिमाप पूछी जा रही है, सेमी पेरीमीटर पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल नहीं पूछा जा रहा है ना। तो क्षेत्रफल अगर पूछा जाता तब तो आपका आंसर ए होता, वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, हीरोन्स का सूत्र अभी आपने पढ़ा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, जिसे आप एस से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग पिछले क्वेश्चन में, और ये होता है तीनों ही भुजा को जोड़ देते हो और सीधो से भाग लगाते हो। परिमाप का आधा, सीधे ऐसे याद करके ना, परिमाप का आधा होगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, परिमाप होता है, त्रिभुज के तीनों ही भुजा के योग को परिमाप कहते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी तो परिमाप होगा, दो से भाग लगा दिया तो अर्ध परिमाप होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ये क्लियर है। तो ऑप्शन डी में जो लिखा है ये अर्ध परिमाप है, जिसे आप एस से रिप्रेजेंट करते हो। ऑप्शन सी में जो लिखा है ये परिमाप है, जिसे आप पी से रिप्रेजेंट करते हो। ऑप्शन बी में ये कुछ नहीं लिखा, बस इस तरीके से लिख दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। ऑप्शन ए जो है ये क्षेत्रफल को दिखा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर है ये चीज? ये बताइए, ये समझ में आया? तो क्वेश्चन में का आंसर करने के पहले अगर आपके एग्जाम में भी आए तो ये देखिएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। क्षेत्रफल नहीं पूछा जा रहा था, अर्ध परिमाप पूछा जा रहा था। ठीक है, अगर मुझे ये बताइए कि अगर आपसे इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, मैं अर्ध परिमाप की जगह पर क्षेत्रफल कह देता कि त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है और त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तब आपका आंसर कौन सा ऑप्शन होता? अब आंसर ए वाला होता, है ना। अब बोलते हैं हीरोन्स का फॉर्मूला है रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगर क्षेत्रफल पूछा जाता तो आंसर ए होता। इतनी बातें क्लियर है? चलिए चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं पूछ ले रहा हूं, मुझे ये बताइए, अगर मैं एक त्रिभुज दे दूं जिसके भुजाएं मैं कह रहा हूं 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, तो इसका अर्ध परिमाप बताइए कितना होगा? अर्ध परिमाप कितना होगा? बाईस सेंटीमीटर होगा क्या? राहुल आपका आंसर है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो राहुल, हर्ष, दो लोगों का आंसर है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो क्या करोगे, तीनों ही भुजा को ए बी सी मान लोगे, है ना। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, तीनों ही को आप जोड़ोगे, दो से भाग लगा दोगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। यहां से आप क्या करोगे, अब बोलोगे सर 12 प्लस 15 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 5 2 7 7 14 44 मिलेगा, है ना। 44 बाई 2 यानी 22 सेंटीमीटर मिल रहा है ना। 22 सेंटीमीटर सभी के आंसर आ रहे हैं। तो अर्ध परिमाप कैलकुलेट कर लोगे। इसके बाद इसका क्षेत्रफल भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हम लोग? ये बताइए, यस या नो? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो बिल्कुल, क्षेत्रफल भी कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो आप बोलोगे हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास इतना ही तक रखते हैं। ठीक है, इसके आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। बाय सर। बाय बाय।